हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। और आज की क्लास जो होगी इसमें हम लोग 1 से लेकर 3 सितंबर तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ एक इन्फॉर्मेशन मेरे साइड से आप लोगों को कन्वे करना है कि सितंबर महीने की कंप्लीट क्लासेस आपको यूट्यूब पर अवेलेबल कराई जाएंगी जब तक कि आप लोगों का आरआरबी का एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाता। मतलब 25-26 तक की क्लासेस जो है 25-26 सितंबर तक की क्लासेस यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल रहेंगी। ठीक है, इस बीच में मैं ये भी कोशिश करूंगा कि पीडीएफ भी आप लोगों को अवेलेबल करा दिया जाए 2 पार्ट में, 15 तक का एक और उसके बाद में एक। अगर पीडीएफ मान लो किसी केस में अवेलेबल नहीं करा पाता हूं मैं, तो उस कंडीशन में यूट्यूब पर क्लासेस फ्री में आप लोगों को अवेलेबल रहेंगी, तो वहां से आप लोग इन सारी चीज़ों को देखते रहिएगा। ठीक है ना, तो ये एक छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन था हमारी साइड में। यूट्यूब पर लगातार फॉलो करते रहिएगा, सारी की सारी क्लासेस आपके आरआरबी एग्जाम तक यहाँ पे मिलती रहेंगी। पीडीएफ भी मैं कोशिश करूंगा कि 2 पार्ट में अवेलेबल करा पाऊँ, लेकिन पीडीएफ का भी कमिटमेंट नहीं है, अदरवाइज कोशिश यही रहेगी कि पीडीएफ अवेलेबल करा दूँ। दूसरी चीज़ ये, जीडीपी का पूरा एक मतलब पीडीएफ मेरी तरफ से रेडी हो चुकी है। इसको जानबूझ के मैं डिले कर रहा हूँ, इसको मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि 14-15 सितंबर तक आप लोगों को अवेलेबल कराऊँ, जिससे कि अगर कुछ भी और चेंजेस होता है, जीडीपी में कुछ भी और अपडेशन होता है, तो वो आप लोगों को एक्यूरेट डाटा मैं दे पाऊँ। ठीक है ना, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लो, अदरवाइज मैं फिर 10 मतलब कल परसों में ही अवेलेबल करा दूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लोन अमाउंट पे भी हम लोगों ने काम कर लिया है लगभग। लोन अमाउंट का भी एक क्लास आपको मिल जाएगी, एक पीडीएफ मिल जाएगी, और ये पीडीएफ जो है आप लोगों को ऐप पर अवेलेबल करा दी जाएगी। ई बुक वाले सेक्शन में जाके आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी मेरे साइड में। इसके अलावा कुछ भी और डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर दिया करो। कई बार सबके कमेंट का रिप्लाई कर पाना थोड़ा सा टफ हो जाता है, कंसिडर कर लिया जाएगा जो भी आप लोगों की रिक्वेस्ट रहेगी। बात को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है और देखो इसमें क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है, ए कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल सूट टेलर्ड स्पेशली फॉर गिग वर्कर्स एंड फ्रीलांसर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड गीगा। ठीक है, गिग वर्कर्स और फ्रीलांसर्स के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया एक व्यापक वित्तीय सूट हाल ही में किस बैंक ने गीगा लॉन्च किया। ठीक है ना, ये क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका पहले हम लोग उत्तर जानते हैं, फिर क्वेश्चन को थोड़ा सा ना एक्सपांड करेंगे, थोड़ा सा डीप में हम लोग इसके चलेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या कहा गया है, क्या बताया गया है, क्या इसकी और राम कहानी है। ठीक है ना, एचडीएफसी बैंक इसका सही उत्तर हो जाएगा। एचडीएफसी बैंक आपको याद करना है और गीगा याद करना है। इन दोनों को एक दूसरे से जोड़ लो, रिलेट कर लो, बस काम खत्म है। इसके अलावा और भी जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ही आप लोगों के लिए रहेंगी। ठीक है ना, देखो यहाँ पे ना एक टर्म यूज़ हो रहा है, गिग वर्कर्स। क्या होते हैं गिग वर्कर्स? हालांकि पिछली क्लासेस में मैंने पहले कई बार बताया हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक बार मैं बता दे रहा हूँ कि गिग वर्कर्स क्या हैं। और इसी गिग से गीगा बना हुआ है। ठीक है ना, इसी गिग से ये गीगा बना हुआ है। देखो, गिग वर्कर वो होते हैं बेसिकली, ये वो लोग होते हैं जिनकी कोई फिक्स टाइमिंग वाली जॉब नहीं होती है। जो मतलब ऐसा कुछ नहीं कि 9 बजे गए 6 बजे घर चले आए, या इनकी कोई नाइट शिफ्ट है, या इस तरीके से इनका कोई फिक्स्ड जॉब नहीं होती है। ठीक है ना, ये इंडिपेंडेंटली अपना खुद का वर्क करते हैं। ठीक है, जैसे कोई फ्रीलांसर वगैरह हो गया, जैसे फ्रीलांसर वगैरह वर्क करते हैं वो सब गिग वर्कर्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, जैसे कोई कंसल्टेंट हो गया, किसी को कंसल्टेंसी देनी है तो ऐसा थोड़ी है कि किसी फिक्स टाइम में काम करेगा, उसका तो अपना इंडिपेंडेंट टाइम है, वो अपने हिसाब से 1-2 घंटे कंसल्टेंसी किसी को दे देगा। प्रोग्रामर हो गए, ठीक है ना, जो डिज़ाइनर होते हैं वो डिज़ाइनर हो गए, ये सब जो है ना ये गिग वर्कर में आते हैं। ये इनकी 9 to 5 की कोई जॉब ऐसी नहीं होती है, ये अपना इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, फ्रीलांसर के रूप में ये काम करते हैं। तो ये इस तरीके के लोग होते हैं, तो ये होते हैं गिग वर्कर। ठीक है ना, तो इन्हीं गिग वर्कर को ध्यान में रखते हुए गीगा लॉन्च किया गया है एचडीएफसी बैंक के द्वारा। और ये गीगा है क्या? ये है एक फाइनेंशियल सूट। फाइनेंशियल सूट का मतलब हो जाएगा क्या? सीट का मतलब हो जाता है कि इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है ना, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो ये जो गिग वर्कर्स हैं, ये जो गिग वर्कर की हम लोग बात करें ना, अभी आजकल देखोगे ना बहुत सारे लोग इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। तो ये जो गिग वर्कर हैं ये इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है इनका, अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, अच्छी टैक्सेस वगैरह भी पे कर रहे हैं। तो इसीलिए अब जो भी बैंकें हैं वो गिग वर्कर की तरफ भी ध्यान दे रही हैं। देखो, नॉर्मल कंडीशन में जो क्रेडिट कार्ड आते थे, जो डेबिट कार्ड आते थे, या कोई फैसिलिटीज़ दी जाती थी बैंकों के द्वारा, वो ज़्यादातर सैलरीड पर्सनस के लिए होती थी, या फिर पेंशनर्स के लिए होती है, या फिर डिफेंस के लिए होती थी। अभी क्या है कि अभी लोगों का रुझान जो है गिग वर्कर की तरफ भी जा रहा है, क्योंकि ये लोग भी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। जरूरी थोड़ी है कि नौकरी करके ही पैसा कमाओ, ईमानदारी से मेहनत से अपना काम करके कुछ भी कमाना, ये नौकरी करना जरूरी नहीं है। ठीक है ना, तो ये जो गिग वर्कर्स हैं ये अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं और इंडियन इकोनॉमी में अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। यानी कि एक लाइन में अगर कहें तो ये कह सकते हैं कि गिग इकोनॉमी जो है वो तेजी से एक्सपांड कर रही है। ठीक है, तो इसी वजह से गिग वर्कर को टारगेट करके बैंकें जो है अपने कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल सूट्स वगैरह निकाल रही हैं, और इसी वजह से एचडीएफसी बैंक ने भी ये फाइनेंशियल सूट निकाला हुआ है।
ठीक है ना। अब इस फिनेंशियल स्यूट में मैंने बताया, स्यूट का मतलब इसमें मल्टीपल प्रोजेक्ट आ जाएंगे, ठीक है ना, इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो जाएंगे, कई सारे प्रोडक्ट्स हो जाएंगे। हालांकि आइडियली ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें हम लोग डिस्कस करें यहीं पे खत्म करेंगे, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाएगा, खासतौर से पीओ क्लर्क में, ठीक है ना। लेकिन क्या है ना कि इस बार हो सकता है कि पीडीएफ लेट मिले, पीडीएफ अवेलेबल कराने में दिक्कत हो जाए, तो सारी चीज़ें एक एक करके हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, जिससे पीडीएफ वाली कोई कमी खले नहीं। डीप में जाएंगे हम लोग, जिस क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है वो सारी चीज़ें हम लोग करेंगे, ठीक है ना। फिनेंशियल सूट्स क्या क्या है, उनमें क्या क्या फैसिलिटी दी जाएंगी, ठीक है ना। नॉर्मली बताया ना, जैसे पीडीएफ में डाल देता हूँ, वीडियो क्लास में मैं अननेसेसरी चीज़ें आप लोगों को नहीं डिस्कस कराता हूँ, कट टू द पॉइंट चीज़ें पढ़ाता हूँ आप लोगों को। लेकिन कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंपॉर्टेंट तो नहीं रहती एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिर भी छोड़ नहीं सकते, तो उसको मैं पीडीएफ में डाल देता हूँ, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एग्जाम वाला मंथ आप लोगों को चल रहा है, पीडीएफ मिलने में हो सकता है डिले हो जाए, तो उन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए इस थोड़ा सा अपने पढ़ाने के तरीके में स्ट्रेटजी चेंज हम लोग कर रहे हैं। हालांकि बहुत डीप में अभी इसमें भी नहीं जाऊँगा, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ चीज़ें बताऊँगा, ठीक है ना। देखो क्या क्या प्रोडक्ट हैं उसके हम लोग नाम जानते हैं। तो पहला जो प्रोडक्ट है, पहला प्रोडक्ट है गीगा सेविंग अकाउंट्स, ठीक है ना। गीगा लगा ही है ऐसे इस तरीके से, गीगा सेविंग अकाउंट्स, ठीक है ना। अब इसमें क्या रहेगा, गीगा सेविंग अकाउंट्स में क्या क्या रहेगा, ये फ्रीलांसर के लिए रहेगा, ये फ्रीलांसर के लिए गीगा सेविंग अकाउंट्स रहेगा। और इसमें इसका ये जो सेविंग अकाउंट होगा, इसमें क्वार्टरली बैलेंस जो है वो 10,000 रुपये का मेंटेन करना होगा। और ये 10,000 जो रुपये है मेट्रो एंड अर्बन एरियाज़ के लिए है, ये मेट्रो एंड अर्बन एरियाज़ के लिए है, ठीक है ना। और 5,000 का क्वार्टरली बैलेंस मेंटेन करना रहेगा, ये किसके लिए है, ये है सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज़ के लिए, ठीक है ना। ये है सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज़ के लिए है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गया। और इनको इसी के तहत में एफडी की सुविधा दी जाएगी, आरडी की फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, इंटरेस्ट रेट वगैरह उसके अलग अलग रहेंगे, वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं। पहला प्रोडक्ट नेम हो गया। दूसरे प्रोडक्ट नेम की हम लोग बात करें तो गीगा बिजनेस डेबिट कार्ड, ठीक है ना। गीगा ये ऐसे एज इट इज़ रहेगा, इसके आगे लग जाएगा बिजनेस डेबिट कार्ड, ठीक है ना, बिजनेस डेबिट कार्ड, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा कि इस डेबिट कार्ड में जो नॉर्मल डेबिट कार्ड की फैसिलिटीज़ वगैरह मिलती हैं, कैशबैक वगैरह मिलेगा, और इस डेबिट कार्ड पे इनको अप टू 10 लाख रुपीज़ का, ठीक है ना, कितने रुपए तक का, 10 लाख रुपए तक का, अप टू 10 लाख रुपीज़ का एक्सीडेंटल डेथ कवर भी मिलेगा, ठीक है। तीसरा जो प्रोडक्ट है वो है गीगा बिजनेस क्रेडिट कार्ड। ये इससे पहले वाला था डेबिट कार्ड, बिजनेस डेबिट कार्ड, अब है गीगा बिजनेस क्रेडिट कार्ड, और ये फ्रीलांसर के लिए ये भी है। तो ये जो गीगा बिजनेस क्रेडिट कार्ड है, इसमें इंटरेस्ट फ्री 55 डेज़ का, इंटरेस्ट फ्री 55 डेज़ का क्रेडिट पीरियड मिलेगा। रिवॉर्ड प्रोग्राम वगैरह भी इसमें दिया जाएगा। क्यूरेटेड ऑफर्स भी दिए जाएंगे इसके तहत में। कुछ क्यूरेटेड ऑफर भी हैं, जैसे कि कोवर्किंग स्पेस अगर चाहिए गिग वर्कर को तो वहाँ पे डिस्काउंट अवेलेबल करा दिया जाएगा। गिग वर्कर्स जो है अगर उनको कोई नया स्किल सीखना है तो उसके लिए अप स्किलिंग प्रोग्राम भी उनको अवेलेबल कराया जाएगा, उसमें भी कंसेशंस दिया जाएगा। अप स्किलिंग प्रोग्राम जैसे क्या हो जाएगा, जैसे हरप्पा हो जाएगा, 42 कोर्सेज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है कि हेल्थ इंश्योरेंस भी इनको दिया जाएगा। जो गिग वर्कर्स हैं, ये जो कॉम्प्रिहेंसिव सूट लॉन्च किया गया है, इसके तहत में गिग वर्कर्स को हेल्थ इंश्योरेंस की भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। और ये जो हेल्थ इंश्योरेंस की फैसिलिटी है ये HDFC एर्गो के द्वारा दी जाएगी। HDFC एर्गो की तरफ से हेल्थ इंश्योरेंस फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी गिग वर्कर्स को। और ये हेल्थ इंश्योरेंस फैसिलिटी जो है वो 20 रुपीज़ पर डे के प्रीमियम के हिसाब से ये लोग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी इन्वेस्टमेंट वगैरह को एक ही प्लेस से ये लोग मैनेज कर सकें, इसलिए HDFC बैंक ने अपने स्मार्ट वेल्थ एप्लीकेशन पर डिजी पासबुक भी लॉन्च किया हुआ है। क्या लॉन्च किया हुआ है ये अलग क्वेश्चन है, इसी में फ्रेम कर दिया है मैंने। डिजी पासबुक ये सबके लिए है, ये सिर्फ और सिर्फ गिग वर्कर के लिए नहीं है। तो डिजी पासबुक याद कर लेना, अगर पूछा जाएगा तो HDFC कर देना, ठीक है ना। बस इतना ही करेंगे, और ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ये क्वेश्चन वहीं पे खत्म होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। Who has recently been reappointed as the MD and CEO of the Central Depository Service India Limited यानी कि CDSL by SEBI। हाल ही में सेबी द्वारा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड के MD एंड CEO के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। तो फिर से नियुक्त किया गया, ये आसान क्वेश्चन तब हो जाएगा जब आपको ये पता हो कि पहले कौन था। पहले वाला ही नहीं पता होगा तो फिर से नियुक्त कैसे किया है ये तो पता ही नहीं होगा। सही उत्तर इसका हो जाएगा नेहुल वोरा, ऑप्शन नंबर डी। नेहुल वोरा जी को सेबी के द्वारा CDSL का MD एंड CEO रीअपॉइंट किया गया है, फिर से अपॉइंट किया गया है। ये चीज़ आप लोग याद रखना। सितंबर 2019, ठीक है ना, सितंबर 2019 में इन्हें 5 सालों के लिए MD एंड CEO के रूप में CDSL के अपॉइंट किया गया था। और ये 5 साल का इनका कार्यकाल
17 सितंबर 2024 को ख़त्म हो रहा है। 2024 को ख़त्म होने से पहले इनको फिर से रीअपॉइंट कर दिया गया है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ठीक है ना, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। हाउ मच मॉनेटरी पेनल्टी हैज़ रिसेंटली बीन इम्पोज्ड बाय द आरबीआई ऑन द यूको बैंक एंड सेंट बैंक होम फाइनेंस रेस्पेक्टिवली। हाल ही में यूको बैंक और सेंट बैंक होम फाइनेंस पर क्रमशः, रेस्पेक्टिवली का मतलब क्रमशः, कितना जुर्माना लगाया गया है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं और सही उत्तर आप लोग देखो पहले तो ऑप्शन पे गौर कर लो। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, इन दोनों को देखोगे तो इन दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है ना, वैल्यू सेम है। एक तरीका ये है कि ना इसके दोनों अलग अलग क्वेश्चन बन सकते थे। यूको बैंक पे अलग से मॉनेटरी पेनल्टी पूछ लेता, सेंट बैंक होम फाइनेंस पे अलग मॉनेटरी पेनल्टी पूछ लेता, लेकिन मैंने दोनों को एक ही क्वेश्चन में फ्रेम कर दिया है और इसीलिए यहाँ पे रेस्पेक्टिवली लगा दिया है। रेस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः, तो मतलब कि पहला वाला जो अमाउंट होगा वो यूको बैंक के लिए होगा, दूसरा वाला जो अमाउंट होगा वो सेंट होम फाइनेंस बैंक के लिए होगा। इसी में कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए ये ऑप्शन बदल दिए गए हैं। अगर आपको सही से नहीं पता होगा तो दोनों ऑप्शन सेम है, ए बी में कंफ्यूज कर जाओगे। ये बस मैं इतना समझाना चाह रहा था। अब इतने समझदार हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ गए हो। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि यूको बैंक पे 2.68 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है, सेंट होम फाइनेंस पे 2.1 लाख रुपीज़ का जुर्माना लगाया गया है। यूको बैंक पे ये जो 2.68 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है, ये क्यों लगाया गया है, इसका रीज़न जान लेते हैं। तो ये इसलिए लगाया गया है कि फंड क्लासिफिकेशन, इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट्स पर जो इंटरेस्ट रेट दिए जाते हैं, फंड का जो क्लासिफिकेशन किया जाता है और जो करंट अकाउंट ओपन किए जाते हैं, इन सब पर आरबीआई के जो दिशा निर्देश थे इसका पालन नहीं कर रहा था यूको बैंक। इस वजह से यूको बैंक पर 2.68 करोड़ रुपीज़ का मॉनेटरी पेनल्टी लगा दिया गया आरबीआई के द्वारा। और दूसरी मॉनेटरी पेनल्टी लगाई गई है सेंट बैंक होम फाइनेंस पर, कितने की लगाई गई है, 2.1 लाख की, 2.1 लाख रुपए की। और ये क्यों लगाई गई है, ये इसलिए लगाई गई है कि क्योंकि ये जो सेंट होम फाइनेंस बैंक है ये कर क्या रहा था कि ये आरबीआई के द्वारा जो जारी किए गए दिशा निर्देश हैं केवाईसी से संबंधित, आरबीआई के द्वारा जारी केवाईसी डायरेक्शंस का ये पालन नहीं कर रहा था। इस वजह से इस पे ये दोनों मतलब ये लोन लगाया गया है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। सितंबर वाला मंथ है तो इम्पॉर्टेंट रहेगा सितंबर में, ठीक है ना, तो चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, तो इसलिए ध्यान रखना। अभी क्या हुआ है ना, अभी आरबीआई ग्रेड बी का पेपर हुआ है, तो थोड़ा बातें आप लोगों के साथ में मैं डिस्कस करना था, थोड़ा बहुत मैं उसके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह इधर उधर से सर्च कर रहा था, ठीक है ना। तो वो चीज़ मैं देख रहा था, तो उसमें क्या हुआ था ना कि देखो क्या है ना कि क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं, थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रेटजी में डिस्कस करूँगा बीच क्लास में और ज़रूरी भी है। देखो क्या हुआ था कि लास्ट ईयर जो ग्रेड बी का भी एग्ज़ाम जो होता है ये आईबीपीएससी कराता है, ठीक है ना, आईबीपीएससी इसका भी एग्ज़ाम कराता है। अभी क्या हुआ था कि लास्ट ईयर जो जीबीओ वाला एग्ज़ाम हुआ था उसमें शायद 9 या 10 को एग्ज़ाम था और 7 या 8 सितंबर तक की करंट अफेयर्स पूछी गई थी, तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस पूछी गई थी। उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि इस बार अगर 29 तारीख को एग्ज़ाम है तो कम से कम 25 तारीख तक का कंटेंट मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा और 25 तारीख का आप लोगों को कम से कम पढ़ के जाना है। लेकिन जो ये आरबीआई ग्रेड बी वाला एग्ज़ाम हुआ है इसमें क्या हुआ है कि इसमें अगस्त महीने से कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया है। सेकंड शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ, सेकंड शिफ्ट का ही मेमोरी बेस्ड मुझे मिल पाया था, फर्स्ट शिफ्ट का ज़्यादा आईबी एनालिसिस में कर नहीं पाया, अगली क्लास में वो भी मैं बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो हुआ क्या है कि उसमें जो है जो मतलब जैसे अभी सितंबर में एग्ज़ाम हुआ तो अगस्त से क्वेश्चंस रहने चाहिए थे, तो अगस्त से क्वेश्चन नहीं पूछे गए, उसमें ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं जून और जुलाई से पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो ये हमें अपने माइंड में रखना है कि अगर हमारा 29 सितंबर को एग्ज़ाम है तो ज़रूरी नहीं कि सितंबर से ही पूछे, क्योंकि आईबीपीएस ये ट्रेंड ये खुद ही सेट करता है, हर बार ये बदल देता है, हर बार क्वेश्चन का लेवल, हर बार क्वेश्चन के टाइप, सारी चीज़ें बदल देता है। तो हमारे दिमाग में ये एक चीज़ होनी चाहिए कि सितंबर में जैसे एग्ज़ाम है तो सितंबर छोड़ के वो अगस्त और जुलाई पूछ सकते हैं, और ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो 2 महीने से ज़्यादा पूछे गए थे, ठीक है ना, जून और जुलाई से ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए थे। तो मतलब थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा पीछे का भी पढ़ने की जरूरत नहीं, हालांकि मैं मना नहीं कर रहा हूँ, एक बार आप लोग देख लेना, लेकिन जो आईबीपीएस का पैटर्न है, जो ट्रेंड है वो मैं बता रहा हूँ। तो करंट वाला मंथ ये लोग छोड़ दिए थे, उसके पहले के 2 महीने से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, हालांकि सितंबर हम लोग करेंगे, ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये हुई थी कि बजट, हम लोगों ने आपसे बोला हुआ था कि बजट के कुछ पेजेस बताए हुए थे आप लोगों को मैंने कि ये पेजेस ज़रूर पढ़ लेना। बजट से सेकेंड शिफ्ट में 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे, आपके भी एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट है, बजट जरूर पढ़ के जाना। और
ऐसा ऐसा पूछ लिया गया है ना भाई कि कितना परसेंट उसमें ग्रोथ हुआ, परसेंटेज वगैरह जाके ऐसे थोड़ा पूछा गया है इस तरीके से ना। एग्जैक्ट क्वेश्चन अभी मुझे नहीं याद आ रहा है क्लास रिकॉर्डिंग के टाइम पे, तो मैं नहीं बता पा रहा हूँ, बाकी मैं क्लियर कर दूंगा। तो थोड़ा डीप में जाके पूछा गया था बजट से, वो चीज़ कर लेना। आरबीआई सर्कुलर का बड़ा हाय तौबा रहता है, ठीक है ना। तो आरबीआई सर्कुलर से जो क्वेश्चन आए थे, 3 या 4 क्वेश्चन आए थे आरबीआई सर्कुलर से, और एक क्वेश्चन तो शायद ऐसे पूछ लिया गया था कि जैसे कोई आरबीआई का सर्कुलर होता है तो वो किस पे एप्लीकेबल होगा, इस तरीके से भी क्वेश्चन आया था। जैसे होता नहीं कि कुछ आरबीआई के सर्कुलर आते हैं तो यार आरबीआईज के लिए हैं सिर्फ, या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए हैं, या फिर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, जो भी मतलब जो होता है उन सब के लिए हैं, पेमेंट बैंक के लिए हैं। तो ये पूछ लिया गया था और इसको इस तरीके से फ्रेम किया था कि ये वाला सर्कुलर इनमें से किस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये तभी बता पाओगे आप जब आपको ये पता होगा कि किस पे एप्लीकेबल होगा। तो ये चीज़ हो जाएगी। आरबीआई सर्कुलर से आया था, बजट से आया था, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम से कोई क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है ना। गवर्नमेंट स्कीम से कोई क्वेश्चन नहीं आया था। सेकंड शिफ्ट में स्टैटिक भी वो पूछी गई थी, जो ट्रेडिशनल स्टैटिक आ रही है वो बिल्कुल नहीं पूछी गई थी कि जिस तरीके के ट्रेडिशनल स्टैटिक टीचर्स पढ़ा रहे हैं आजकल उस तरीके से ट्रेडिशनल स्टैटिक बिल्कुल भी नहीं पूछी गई थी। स्टैटिक जो आरबीआई सर्कुलर से थोड़े बहुत बन जाते हैं वो पूछी गई है, या फिर वो स्टैटिक पूछी गई है जो थोड़ा सा बैंकों में आप काम करने के टाइम पे देखते हैं ना, थोड़ा सा डीप में जा रहे हैं वो बैंकों में, उस तरीके की स्टैटिक पूछी गई थी, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन थी, इस हिसाब से अपना माइंड सेट कर लेना। अभी भी आज 9 तारीख है और अभी भी आपके पास में 15-20 दिन का टाइम है, तो रिवीजन कर लेना इस तरीके से, ये मैं बताना चाह रहा था। दूसरी चीज़ ये है ना कि अभी क्या है ना कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे क्विजेज वगैरह बीच बीच में कंडक्ट कराता रहता हूँ, इधर उधर से रिसर्च करके अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए देता रहता हूँ, जिससे आप लोगों का रिवीजन भी होता रहे। बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी करते हैं। तो मतलब ना उसमें स्थिति परिस्थिति आप लोगों की ना बड़ा बुरा लग रहा है, मतलब यार ना आप लोग सही से रिस्पॉन्ड कर नहीं रहे हो। रिस्पॉन्ड इन द सेंस कि रिस्पॉन्ड करो या ना करो तो सेकेंडरी थिंग है, जो रिप्लाई कर रहे हो ना आप लोग, जो क्वेश्चन के आंसर दे रहे हो गलत आंसर कर रहे हो, और ज़्यादातर पेड यूजर्स हैं। और मैं ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं फ्रेम कर रहा हूँ उसमें जो मैंने आपको पढ़ाया ना हो, ठीक है ना, जो मैंने पढ़ाया ना हो। मैं बताता हूँ क्लासेस में जब मैं जो भी चीज़ें बोलता रहता हूँ ना, उसको भी ना, जैसे गणेश जी और वेद व्यास जी महाभारत की रचना किए थे ना, वो बोल रहे थे, वो ध्यान से सुन रहे थे, उसी तरीके से ना मुझे उस तरीके से सुना करो, जो भी हर एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है, और वहीं से मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ और वहीं से क्वेश्चन आप लोग गलत कर दे रहे हो। तो ये परफॉर्मेंस आप लोगों की अच्छी नहीं है, ये मैं सोच पा रहा हूँ। और आईबीपीएस इससे भी ज़्यादा डीप में जाके सोचेगा। डरा बिल्कुल भी नहीं रहा हूँ, अप्रोच बदलने के लिए कह रहा हूँ कि थोड़ा सा डीप में जाके पढ़ना स्टार्ट करो, थोड़ा सा चीज़ों को समझो, क्योंकि पेपर का लेवल टफ आएगा, 100% आएगा। तो उस हिसाब से हमको आपको तैयारी अपनी करनी होगी, ठीक है ना। फिलहाल ये क्वेश्चन खत्म होता है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Department of Economic Affairs under the Ministry of Finance has issued 6 new regulations that are related to investors in Public Provident Fund, Sukanya Samriddhi Yojana and other small saving schemes, ठीक है। Which date will these rules come into effect? ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, समझा रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन बनता है। डीप में जाएंगे, पोस्टमार्टम इसका पूरा अच्छे से करेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, डीप में इसके चलेंगे, ठीक है। वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग ने 6 नए नियम जारी किए हैं, जो कि सार्वजनिक भविष्य निधि पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना और अन्य लघु बचत योजनाओं में निवेशकों से संबंधित है। ये नए नियम किस तारीख से लागू होंगे? पहले तो ये जो नए चेंजेस किए गए हैं, ये नए नियम कब किस तारीख से लागू होंगे वो इसमें पूछा गया है, ठीक है। तो वो मैं आंसर बता रहा हूँ। और ये देखो कि क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम किया जाता है, कि कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को क्वेश्चन से भी मिलती है। क्या मिलती है वो मैं आगे बताऊंगा, पहले इसका आंसर जानो। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1 अक्टूबर 2024, ऑप्शन नंबर बी। ये जो भी नए नियम हैं ये कब से प्रभाव में आएंगे, कब से लागू होंगे? तो ये 1 अक्टूबर 2024 से लागू हो जाएंगे, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग इस तरीके से भी कर सकते थे कि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले आर्थिक मामलों के विभाग ने अभी हाल ही में पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना और दूसरी स्मॉल सेविंग स्कीम्स में के लिए कुछ नए रेगुलेशंस जारी किए हैं, जो कि 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होगा। इतना इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा और पूछ लिया जाता कि कितने नए रेगुलेशन जारी किए हैं, तो उस कंडीशन में इसका आंसर हो जाता 6 न्यू रेगुलेशन, ठीक है ना। तो ये जो यहाँ पे 6 लिखा हुआ है ना, ये भी याद कर लिया करो भाई, कितने नए रेगुलेशन जा रहे हैं। 6 न्यू रेगुलेशन आ रहे हैं। आईबीपीएस है भाई, कुछ भी सोच सकता है, छोटा बड़ा टेढ़ा मेढ़ा आया बाया सब कुछ सोच सकता है, तो सोचने की क्षमता बढ़ाओ, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। फिलहाल इस पर हम लोग चलेंगे। इसका आंसर जो जाएगा 1 अक्टूबर 2024, 6 नए रेगुलेशन जारी किए गए थे। आइडियल कंडीशन जो होती है वो जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स होती हैं
वो उसमें क्या होता है कि उसमें जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें उसका इंटरेस्ट रेट पूछा जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन नहीं आया होता, ये क्वेश्चन नहीं फ्रेम हुआ होता, ये चेंजेस नहीं किए गए होते, तो आपसे जो एग्ज़ाम में पूछा जाता वो उसके इंटरेस्ट रेट ही पूछे जाते हैं। लेकिन क्योंकि बीच में ये स्मॉल सेविंग स्कीम से रिलेटेड कुछ चेंजेस आ गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आप लोगों के लिए, क्योंकि सितंबर में ही आप लोगों का एग्ज़ाम है, ठीक है ना। सितंबर में ही आप लोगों का एग्ज़ाम है और आप लोगों की ये चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाती है, ठीक है ना। और ये जब क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्मॉल सेविंग स्कीम्स वाली, तो यहाँ पर आप लोगों की भैया ये नैतिक जिम्मेदारी भी बन जाती है कि स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर किस पे कितना कितना इंटरेस्ट रेट लगता है, कितनी कितनी उसकी मैच्योरिटी पीरियड है, सब कुछ उसका रिकॉल कर लो। और ये सब कुछ पढ़ाया हुआ है मैंने, ठीक है ना, ये सब कुछ पढ़ाया हुआ है पिछली क्लासेस में, तो रिकॉल करो आप लोगों, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग वापस आते हैं और मैं बता रहा हूँ ना कि ध्यान से सुनना। मैं इतना इसको लंबा खींच रहा हूँ कि भाई एक्टिव हो जाओ, ध्यान से सुनना, यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। ये समय है कि जो भी 5 ज्ञानेंद्रियाँ भगवान दिए हैं उनको एक्टिव कर लो और उसमें से सबसे ज़्यादा आँख और कान को एक्टिव कर लो। जो भी चीज़ें बोली जाएंगी उसको सुनना, यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, हर एक लाइन से यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। ध्यान से सुनते रहना, नोट्स बनाते रहना, नोट डाउन करते रहना। जिस भी भाषा में समझते हो, देवनागरी लिपि, ठीक है ना, वो शॉर्ट हैंड टाइपिस्ट जो भी करते हो उस तरीके से इसको लिखते रहना, ठीक है ना। देखो स्टार्ट कर रहे हैं चीज़ों को, कट टू द पॉइंट पढ़ेंगे। जिन लोगों के पास में पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि या फिर बंद हो चुकी NSS 87 स्कीम्स हैं, या फिर वो लोग जिन्होंने पिछले कुछ सालों में कई सारे खाते खोले हुए हैं, ठीक ना, पीपीएफ के तहत में, सुकन्या समृद्धि के समत में, नेशनल सेविंग स्कीम्स के तहत में, उन सबके लिए ये स्कीम है। इसमें चेंजेस किए गए हैं, क्या क्या चेंजेस किए गए हैं उसको हम लोग जानते हैं। तो पहले हम बात करेंगे, पहली बात हम लोग करेंगे नॉट मोर देन 1 पीपीएफ अकाउंट, यानी कि एक से ज़्यादा पीपीएफ खाते नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। नॉट मोर देन 1 पीपीएफ अकाउंट, ठीक है ना। इसका क्या मतलब है, एक से ज़्यादा पीपीएफ खाते नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। देखो अभी क्या हुआ था कि अभी जुलाई में 12-13 जुलाई के आसपास में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक सर्कुलर आया हुआ था और उस सर्कुलर में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इस बात को दोहराया था कि पीपीएफ में जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं, हम लोग पीपीएफ अकाउंट खोलते हैं तो पैसा उसमें लगाते हैं, पैसा उसमें डालते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, यही होता है इन्वेस्टर, तो उनको केवल एक ही खाता खोल सकते हैं, ऐसा उसमें बोला गया था, या फिर उसे जारी रख सकते हैं, एक से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। यदि इन्वेस्टर के पास में 2 खाते हैं, पहला तो आइडियल कंडीशन है कि एक ही खाते रख सकते हैं, लेकिन अगर उनके पास में 2 खाते हैं तो उन दोनों खातों में से एक खाते को प्राइमरी अकाउंट बनाना होगा और दूसरा खाता ऑटोमेटिकली सेकेंडरी अकाउंट के रूप में कंसीडर कर लिया जाएगा और सेकेंडरी अकाउंट में जो पैसा होगा उसे प्राइमरी अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा, उसको प्राइमरी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, ये एक चीज़ ये भी जानो आप लोग कि जो पीपीएफ अकाउंट होते हैं, यही क्वेश्चन मैंने अभी डाला हुआ था, और जो बैंक में 8-8, 9-9 साल से काम कर रहे हैं धुरंधर लोग ना, वो गलती कर रहे हैं और उनसे ये गलती उम्मीद नहीं की जाती है, ठीक है ना। पीपीएफ अकाउंट में प्रति वर्ष न्यूनतम 500 रुपये और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए, ठीक है ना, 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, 500 रुपये और 1.5 लाख रुपए याद रखना। एक साल में पीपीएफ अकाउंट में कम से कम 500 रुपये और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं, ये चीज़ आप लोग याद रखना, ठीक है ना। तो अगर किसी के पास में 2 अकाउंट है पीपीएफ, तो पहले अकाउंट को प्राइमरी, एक अकाउंट, पहला अकाउंट दूसरा अकाउंट में नहीं कहूँगा, एक अकाउंट को प्राइमरी अकाउंट के रूप में रिकॉग्नाइज करना होगा और उसके बाद में दूसरा अकाउंट ऑटोमेटिकली सेकेंडरी अकाउंट के रूप में कंसीडर हो जाएगा, ठीक है ना। 2020 में अगर हम लोग चलें तो 2020 में पीपीएफ रूल अमेंड किया गया था, ठीक है, और उस समय जो अमेंडमेंट किया गया था उसके हिसाब से आप अपने बिहाफ पर एक पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं और यदि आपके पास में 2 से अधिक पीपीएफ खाते हैं तो प्राइमरी और सेकेंडरी अकाउंट के अलावा अन्य सभी खातों में अर्जित ब्याज आपको छोड़ना पड़ेगा, वो नहीं मिलेगा। 2020 में जो अमेंडमेंट किया गया था उसमें यह कहा गया था कि अगर आपके पास में 2 से अधिक पीपीएफ अकाउंट हैं तो आपको प्राइमरी और सेकेंडरी अकाउंट में जो भी पैसा है उसी पे उसके अलावा जो और तीसरे चौथे अकाउंट हैं उस पर जो भी इंटरेस्ट होगा वो आपको नहीं मिलेगा, वो आपको छोड़ना पड़ेगा। और यदि सभी खातों में कुल जमा राशि एनुअल लिमिट के अंदर रहती है, एनुअल लिमिट कौन सी है, 1.5 लाख वाली, ठीक है ना, यदि सभी खातों में कुल जमा राशि एनुअल लिमिट के अंदर ही रहती है तो प्राइमरी अकाउंट पर करंट रेट के हिसाब से इंटरेस्ट रेट मिलेगा, ध्यान रखना, प्राइमरी अकाउंट पर करंट पीपीएफ के रेट के हिसाब से इंटरेस्ट रेट मिलेगा। सेकेंडरी अकाउंट में जो अमाउंट होगा उसे प्राइमरी अकाउंट में जोड़ दिया जाएगा,
ठीक है ना। लिमिट से ज़्यादा अगर कुछ भी एक्सेस डिपॉजिट करते हैं तो उसे बिना किसी इंटरेस्ट के रिफंड कर दिया जाएगा। लिमिट से ज़्यादा 2 लाख आप कर रहे हो, 1.5 लाख पे इंटरेस्ट मिलेगा, बाकी आपको वापस कर दिया जाएगा 50,000 रुपये। उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, उस पर 0% का इंटरेस्ट मिलेगा। ये चीज़ याद रखना, पहला बात। दूसरे तरफ बढ़े हम लोग तो NRI PPF अकाउंट के बारे में चेंजेस किए गए हैं। NRI PPF अकाउंट के बारे में किया गया है। NRI यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियन, अनिवासीय भारतीय, ठीक है ना। देखो इसमें क्या कहा गया है, NRIs के केवल एक्टिव अकाउंट, NRIs के केवल वो एक्टिव अकाउंट जो PPF स्कीम 1968 के तहत खोले गए थे और जहां पर फॉर्म H में रेजिडेंसी स्टेटस का मतलब निवास की स्थिति के बारे में नहीं पूछा गया था, वे सभी 30 सितंबर तक पोसा ब्याज दर पाएंगे। उसके बाद में उनको 0 इंटरेस्ट रेट मिलेगा। पोसा ब्याज दर पाएंगे, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट पे जो इंटरेस्ट रेट मिलता है यही होता है पोसा, ठीक है ना। आगे जब भी पोसा बोलूंगा, पोस्ट ऑफिस सेकेंडरी सेविंग अकाउंट आप लोग समझ जाना, ठीक है ना। फिर से सुनो इस लाइन को, NRIs के लिए क्या कहा गया था, क्या कहा गया है। NRIs के केवल वे एक्टिव अकाउंट जो PPF स्कीम 1968 के तहत में खोले गए थे, जहां पर फॉर्म H में उनका जो रेजिडेंसी स्टेटस है यानी कि उनका जो निवास की स्थिति है उसके बारे में नहीं पूछा गया था कि वो इंडिया में रह रहे हैं कि इंडिया से बाहर रह रहे हैं। उनको डेट याद रखो, उनको 30 सितंबर 2024 तक पोसा के तहत में जो है वो ब्याज इंटरेस्ट मिलेगा और इसके बाद में 1 अक्टूबर 2024 से 0 इंटरेस्ट मिलेगा, कोई इंटरेस्ट उनको नहीं मिलेगा। फॉर्म H क्या होता है इसके बारे में बहुत डीप में नहीं जाएंगे, ये जान लो भैया कि इसमें बस रेजिडेंसी स्टेटस वगैरह पूछा जाता है और डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो नया रूल आया है ये उन NRIs के लिए है जो PPF अकाउंट का फ़ायदा तो ले रहे हैं लेकिन अपना जो निवास स्थिति है उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। PPF अकाउंट इंडिया में खोल लिए हैं, USA में रह रहे हैं, UK में रह रहे हैं, लेकिन बता भी नहीं रहे हैं कि USA में रह रहे हैं कि UK में रह रहे हैं, ठीक है ना। तो अब 30 सितंबर के बाद में 30th ऑफ सितंबर के बाद में उनको भैया 0% इंटरेस्ट उनको यहाँ पे मिलेगा। ये चीज़ इसमें किया गया है, ठीक है ना। फिर से बोल रहा हूँ, मुरारी बापू की कथा के तरीके से मत सुनते रहना, इसको दिमाग में घुसाते रहना, चीज़ों को नोट्स बनाते रहना, हर एक लाइन से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। जो डेट बता रहा हूँ, जो लिमिट बता रहा हूँ, यहाँ सबसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। तो सुनते रहना, ढंग से एक्टिव मोड में रहना। एग्जाम वाला मंथ चल रहा है, चीज़ें गड़बड़ मत करना, फिर क्वेश्चन गलत करके आ जाओगे, मुंह बना के बोल दोगे सर आता हुआ नहीं हो पाया, फिर हमें भी बुरा लगेगा, हमारी भी मेहनत बेकार गई और आप तो खैर अपना बेड़ा गर्क करोगे ही, ठीक है ना। चलो वापस आते हैं इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ आगे पीछे की कहानी, मतलब इस पर्टिकुलर PPF NRI से संबंधित कुछ और एक बातें बता देता हूँ जिससे ये याद करने में आप लोगों को आसान हो जाए। देखो PPF का जो रूल है उस हिसाब से NRIs यानी कि जो नॉन रेजिडेंट इंडियन होते हैं वो PPF अकाउंट खोल ही नहीं सकते हैं। जो NRI है वो PPF अकाउंट खोल ही नहीं सकते हैं। हालांकि अगर अकाउंट खोलने के बाद में NRI बनते हैं, जैसे अकाउंट खोल लिए उसके बाद में वो कहीं बाहर चले गए, दूसरे देश में NRI बन गए, नागरिकता ले लिए, तो जो अकाउंट खुला हुआ है वो मैच्योरिटी पीरियड तक उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद में ना तो वो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और ना ही उनको कोई एक्सटेंशन मिलेगा उस अकाउंट का। जैसा कि अभी इंडियन सिटीजन्स होते हैं ना तो वो एक्सटेंड कर सकते हैं 5 सालों के लिए, लेकिन इन NRIs को ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, ठीक है ना। तो ये 2 पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है उसको मैं आप लोगों को बताता हूं कि उसमें क्या चीज़ें कही गई हैं, ठीक है ना। तीसरा जो है PPF अकाउंट ओपन अंडर माइनर्स नेम, ठीक है ना। माइनर्स यानी कि नाबालिग, इनके नाम पे जो PPF अकाउंट खुला गया है इसके संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या बातें हैं जानने लायक, वो जानते हैं। देखो नाबालिग के नाम पे खोले गए PPF अकाउंट में भी चेंजेस किए गए हैं, ठीक है ना, उनको भी जानते हैं। PPF 2020 का रूल था, PPF 2020 में जो अमेंडमेंट वगैरह किए गए थे, जो रूल्स वगैरह लाए गए थे, उस रूल के हिसाब से आप अपने खुद के खाते के अलावा नाबालिग की भी ओर से एक खाता खोल सकते हैं। नाबालिग की भी ओर से ओनली 1 अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर भी वही न्यूनतम और मैक्सिमम लिमिट यही है, 500 रुपये न्यूनतम और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये, ठीक है ना, पर एनम प्रति वर्ष, ठीक है ना। पर एनम वाली लिमिट नाबालिग वाले केस में भी लगेगी, ठीक है ना। तो ये भी आप लोग याद रखना। तो PPF 2020 के रूल के हिसाब से आप अपने खुद के खाते के अलावा एक नाबालिग
आप अपने खुद के खाते के अलावा आप जो है नाबालिग का की भी ओर से एक खाता खोल सकते हैं, और न्यूनतम लिमिट वही नाबालिग खाते की भी वही 500 रुपये पर एनम और 1.5 लाख रुपये पर एनम मैक्सिमम ये रहेगी। और इस नाबालिग वाले केस में सरकार ने जब ऑडिट किया, चीज़ों को जब पता लगाया है, तो सरकार को ये प्राप्त हुआ है कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो अपने बच्चों के नाम पर कई सारे खाते खोल रखे हैं। तो इस को रोकने के लिए सरकार ने ये जरूरी कदम उठाया हुआ है, उसकी भी क्लैरिटी मैं दे रहा हूँ, ठीक है ना। एक बार जब कोई गार्जियन एक माइनर यानी कि एक नाबालिग, ठीक है ना, जब कोई गार्जियन एक बार एक माइनर अकाउंट को मेन अकाउंट के रूप में रिकॉग्नाइज कर लेगा, तो उस माइनर के नाम पे यानी कि उस नाबालिग के नाम पर खुले हुए अन्य खातों को इर्रेगुलर अकाउंट के रूप में इरेगुलर अकाउंट के रूप में क्लासिफाइड कर दिया जाएगा। जैसे मैं हूं, मैंने 4-6 लोगों को अपने बच्चों के नाम में जो भी है जिस तरीके से 4-6 लोगों के 4-6 अकाउंट खोल दिया उनके नाम पे, तो इसमें जो मेन अकाउंट होल्डर होगा, जो गार्जियन होगा, वो एक माइनर अकाउंट को मेन अकाउंट के रूप में रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है ना। 6 अकाउंट खोले हुए हैं तो किसी एक अकाउंट को मेन अकाउंट के रूप में रिकॉग्नाइज कर लेगा, ठीक है। तो उस माइनर के नाम पे और जो अन्य खाते खुले हुए हैं 5, वो सब जो हैं वो इर्रेगुलर अकाउंट के रूप में क्लासिफाइड उनको कर दिया जाएगा। इसके बाद माइनर को जो भी रेगुलर पीपीएफ अकाउंट होगा उस पर जो करंट इंटरेस्ट रेट वाला इंटरेस्ट रेट उस पर मिलेगा उसको, और जो इर्रेगुलर अकाउंट होगा उस पर पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट रेट मिलेगा, जब तक कि माइनर 18 ईयर्स का नहीं हो जाता है, ठीक है ना। हालांकि ये जो इरेगुलर अकाउंट है ये क्लोज नहीं किया जाएगा, इसको क्लोज करने का प्राविधान नहीं है, लेकिन जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा तो इस इरेगुलर अकाउंट को उस बच्चे का, क्योंकि 18 साल का जब वो हो गया तो एडल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब एडल्ट हो जाएगा तो उसके ऊपर जो केस लगे, जो कंडीशंस अप्लाई होंगी वो माइनर वाली अप्लाई नहीं होंगी, और एडल्ट को केवल और केवल एक पीपीएफ अकाउंट ओपन करना होता है, जो अभी आपको इससे पहले पढ़ाया हुआ था, ठीक है ना। तो जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा तो इस इरेगुलर अकाउंट को उस एडल्ट के दूसरे पीपीएफ अकाउंट के रूप में ट्रीट किया जाएगा। बताया था ना कि एक पीपीएफ अकाउंट होगा और 2 पीपीएफ अकाउंट है, ठीक है। तो पहले वाले को प्राइमरी होगा, फिर सेकेंडरी हो जाएगा, और इसको इंटरेस्ट रेट प्राइमरी वाले पे ही मिलेगा। जो सारी चीज़ें भी इससे पहले जो पढ़ाई थी वही सारी चीज़ें फिर यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएंगी, ठीक है ना। तो बच्चा अगर 18 साल का हो गया तो उसको उसका जो इरेगुलर अकाउंट है उसको उस एडल्ट के दूसरे पीपीएफ अकाउंट के रूप में ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि पढ़ाया था भी आप लोगों को कि एडल्ट केवल और केवल एक ही पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और वो एक पीपीएफ अकाउंट जो होगा जो उसके गार्जियन के द्वारा क्लासिफाई किया गया था मेन अकाउंट के रूप में, जो मैंने आपसे बताया था कि 5-6 अकाउंट खोल देते हैं गार्जियन, फिर उन गार्जियन को जो माइनर का अकाउंट होता है किसी एक अकाउंट को मेन अकाउंट के रूप में क्लासिफाइड करना होता है। जो वो मेन क्लासिफाइड कर देते हैं तो जो बाकी के अकाउंट होते हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं। तो जो मेन गार्जियन के द्वारा किया गया था माइनर रहने के कंडीशन में, जब बच्चा माइनर था, अब वो जो बच्चा एडल्ट हो जाएगा तो वही वाला माइनर को जो मेन किया गया था वही उसका मेन अकाउंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझना, उसका ये चीज़ आप लोग समझना। उम्मीद कर रहा हूँ कि क्लैरिटी आई होगी आप लोगों को। अगले चेंजेस की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला चेंजेस जो किया गया सुकन्या समृद्धि योजना में किया गया, सुकन्या समृद्धि अकाउंट में किया गया है। और इसमें क्या चेंजेस किया गया है पहले इसको एक लाइन में बता दे रहे हैं, इसके बाद में इसको एक्सपांड करेंगे। तो जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट है, अब ये ग्रैंड पेरेंट के द्वारा नहीं खोला जा सकेगा। अब ये ग्रैंड पेरेंट यानी कि दादा दादी के द्वारा, ग्रैंड पेरेंट्स के द्वारा ये अब नहीं खोला जा सकेगा, ठीक है ना। ये इसमें चेंज किया गया है। ग्रैंड पेरेंट अब सुकन्या समृद्धि अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। देखो, सरकार ने जब आंकड़ों का आकलन किया, सरकार ने जब उसके पास में जो भी डाटा आए हुए उसका एनालिसिस किया, तो ये पाया कि कई सारे लोगों ने अपने ग्रैंड चिल्ड्रन, ठीक है ना, ग्रैंड चिल्ड्रन यानी कि अपनी पोतियों के नाम पे स्मॉल सेविंग अकाउंट जो है वो ओपन कर रखा हुआ है। तो सरकार ने इस नए नियमों के माध्यम से ये क्लैरिटी दी है कि केवल और केवल, ध्यान रखना, ये क्लैरिटी दी है कि केवल और केवल लीगल या फिर नेचुरल गार्जियन लीगल कंडीशन में होता है ना, जैसे किसी को बच्चे वगैरह नहीं होते हैं तो वो अडॉप्ट कर लेते हैं, तो वो उसके लीगल पेरेंट्स कहलाएंगे। और नेचुरल गार्जियन का मतलब जो बायोलॉजिकल गार्जियंस होते हैं, मम्मी पापा, इस तरीके वाला। तो ये चीज़ें समझना है इसको, ठीक है ना। तो सरकार इस नए नियमों के माध्यम से ये सरकार ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि केवल और केवल लीगल या फिर नेचुरल गार्जियन, ठीक है, जो नेचुरल गार्जियन है यानी कि पेरेंट्स यानी कि मम्मी पापा,
ठीक है ना, वही लोग स्मॉल सेविंग अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं। ग्रैंड पेरेंट किसी भी हालत में सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। यदि दादा दादी के द्वारा खोले गए ऐसे अकाउंट का पता चलता है तो गार्जियनशिप उस बालिका के माता पिता या फिर उसके लीगल गार्जियन को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। किस बालिका के? जिस बालिका के नाम पे वो दादा दादी खाता खोले हुए थे, ठीक है ना। तो ये चीज़ इसमें किया गया है। स्मॉल सेविंग स्कीम्स किसी भी गर्ल चाइल्ड के नाम पे खोला जा सकता है। स्मॉल सेविंग स्कीम के बारे में थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। किसी भी गर्ल चाइल्ड के, किसी भी बालिका के नाम पे खोला जा सकता है, और वो बालिका की आयु जो है वो 10 ईयर्स से कम होनी चाहिए। यही क्वेश्चन पूछ लेंगे, यही गलत कर दोगे। और उसकी जो एज है वो 18 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि 10 ईयर से कम होनी चाहिए। उसका 10 वर्ष से कम आयु की है तब उसका अकाउंट खोला जाएगा। और ये जो खाता है ये 18 साल जब तक पूरा होगा तब तक चलेगा, ठीक है ना। मतलब 10 साल से कम है तब वो अपना खाता खुलवा सकती है, और 18 साल तक जब वो हो जाएगी, 18 ईयर्स की जब उसकी एज हो जाएगी तब तक ये चलेगा, ठीक है। तो भैया सुकन्या समृद्धि अकाउंट पर करंट इंटरेस्ट रेट क्या है ये मैं भूल गया हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग काफ़ी पढ़े लिखे हो, सब कुछ रिवीजन करके बैठे हो, इस पर इंटरेस्ट रेट कमेंट करके मुझे फटाफट बता दो आप लोग, ठीक है, ठीक है। और जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट है इसमें प्रति बालिका यानी कि पर गर्ल चाइल्ड एक स्मॉल सेविंग अकाउंट, और पूरे एक परिवार में मैक्सिमम 2 ऐसे अकाउंट ओपन किए जा सकते हैं। फिर से सुनो, क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से अगर डीप में जाएंगे तो। प्रति बालिका एक स्मॉल सेविंग अकाउंट और एक पूरे परिवार में मैक्सिमम 2 ऐसे अकाउंट ओपन किए जा सकते हैं जब तक कि परिवार में कोई जुड़वा बच्चे ना हो या फिर 3 बच्चे ना हो, ठीक है ना। यदि 2 से अधिक ऐसे अकाउंट ओपन किए जा रहे हैं, 2 से अधिक ऐसे अकाउंट ओपन किए गए हैं जिसमें कि एसएसए 2019 के पैराग्राफ 3 का वायोलेशन हो रहा है, ठीक है ना। स्मॉल सेविंग अकाउंट्स का जो 2019 में चेंजेस आए हुए थे, जो इसमें दिशा निर्देश आए हुए थे, उसके पैराग्राफ 3 का वायोलेशन हो रहा है, तो ऐसे केस में इन इररेगुलर अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा, एज ए क्लोज अकाउंट के रूप में ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि 2 से ज़्यादा रहेंगे तो ऑटोमेटिकली ये इररेगुलर हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बात है, अब बात कर लेते हैं नेशनल सेविंग स्कीम्स की, एनएसएस की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। अब बात करेंगे हम लोग एनएसएस की। तो देखो एनएसएस स्कीम की अगर हम लोग बात करें तो एनएसएस स्कीम के तहत में जो इररेगुलर एनएसएस अकाउंट हैं उनको 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है, ठीक है ना। उनको 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है। पहली कैटेगरी कौन सी है उनकी? उनको 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है, और उनकी जो पहली वाली कैटेगरी है उसको हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो पहली जो उनकी कैटेगरी है वो है कि जब 2 एनएसएस अकाउंट होंगे जो कि 2019 से पहले ओपन हुए होंगे, ठीक है ना। एनएसएस 87 अकाउंट, 2 एनएसएस 87 अकाउंट जो कि 2 अप्रैल 1990 से पहले ओपन हुए हैं, ठीक है ना। पहला इरेगुलर अकाउंट ये हो जाएगा। दूसरा इरेगुलर अकाउंट हो जाएगा अगर 2 एनएसएस 87 अकाउंट जो कि 1990 के बाद ओपन किए गए हैं, ठीक है ना। और ये 2 होंगे तभी इरेगुलर होगा, एक पे नहीं है, ध्यान रखना, अभी समझना, मैं क्लियर करूंगा आपको, ठीक है ना। और तीसरा जो बनेगा 2 से ज़्यादा एनएसएस अकाउंट, ठीक है ना। अगर किसी के पास में 2 से ज़्यादा एनएसएस 87 अकाउंट हैं तो वो भी इरेगुलर अकाउंट के रूप में ट्रीट किया जाएगा। ये सब इरेगुलर अकाउंट के रूप में ट्रीट किए जाएंगे, ये चीज़ आप लोग याद रखना, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं पहले वाले की, ठीक है ना। अब बात करते हैं पहले वाले की, ठीक है। पहला वाला क्या कह रहा है, देखो पहले वाले की अगर हम लोग बात करेंगे, पहला वाला यानी कि उन 2 एनएसएस 87 अकाउंट की जो कि 2 अप्रैल 1990 से पहले ओपन खुले हुए हैं। तो इस केस में पहला वाला जो अकाउंट होगा वो करंट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अर्न करेगा, जो करंट में एनएसएस पर इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा। जबकि जो दूसरा अकाउंट होगा, दूसरा अकाउंट इस हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि दूसरा अकाउंट पहला अकाउंट खोलने के बाद में खुला हुआ, डेट के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा ये, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि अपने मन से कोई पहला दूसरा कर लो, ठीक है ना। तो जब जो दूसरा अकाउंट होगा जो कि पहला वाला अकाउंट खोलने के बाद में खोला गया था, वो करंट पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट रेट अर्न करेगा। इसके साथ साथ प्लस 2% का और
प्लस 2% ऑफ द बैलेंस के हिसाब से भी अर्न करेगा, ठीक है ना। फिर से सुनो आप लोग, ये जो पहला वाला केस बन रहा है, इस केस में जो पहला अकाउंट होगा वो करंट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अर्न करेगा, जबकि जो दूसरा अकाउंट होगा वो करंट पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट रेट प्लस 2% ऑफ द बैलेंस के हिसाब से अर्न करेगा। और ये 1 अक्टूबर 2024 से इन अकाउंट पर 0% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। डेट आप लोग याद कर लो, 1 अक्टूबर 2024 से इन अकाउंट पर भी 0% इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। मतलब खत्म है, चाहे वो मतलब स्कीम ही खत्म है, 0% इंटरेस्ट रेट मिलेगा तो कौन ही खोलेगा इसमें। ये पहला बात हो गया। दूसरा सिनेरियो डिस्कस करेंगे इसका, यानी कि वे दो अकाउंट जो कि 2 अप्रैल 1990 के बाद में खोले गए थे, ठीक है ना, 2 अप्रैल 1990 के बाद में खोले गए थे। तो इसमें जो पहला अकाउंट होगा वो करंट स्कीम रेट के हिसाब से अर्न करेगा, और जो दूसरा अकाउंट होगा वो पहले वाले के बाद में जो खोला गया था वो करंट पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम रेट के हिसाब से अर्न करेगा। और 1 अक्टूबर 2024 के बाद से इस पर भी इंटरेस्ट रेट 0 हो जाएगा, मतलब ये भी बंदी समझो आप लोग, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले की, जहाँ पर मोर देन है, 2 से ज़्यादा हैं तो, ठीक है ना। तो तीसरे वाले यानी कि 2 से ज़्यादा NSS 87 अकाउंट हैं, तो 2 से ज़्यादा NSS 87 अकाउंट होने पर कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा। तीसरे वाले पर कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा, तो इस कंडीशन में इस पर कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये 1 अक्टूबर 2024 वाली डेट आप लोग याद कर लेना। ये क्वेश्चन ना बढ़िया था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और काफ़ी डीप में मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश किया हुआ है। तो ये चीज़ आप लोग देखिएगा, उम्मीद कर रहा हूँ कि चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी बेहतरीन तरीके से, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया था। टेलीग्राम चैनल पे जो भी क्विजेज वगैरह हम लोग करा रहे हैं उसमें जाके आप लोग पार्टिसिपेट करो। एग्जाम का टाइम चल रहा है, एग्जाम मंथ चल रहा है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन वहाँ पे कराए जा रहे हैं, तो उसमें पार्टिसिपेट करो। आज की क्लास फिलहाल यहीं पे खत्म करेंगे। अगली क्लास में हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी, और अगली क्लास में हम लोग इससे आगे की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। GDP वाली भी PDF आप लोगों को अगली क्लास तक मैं अवेलेबल करा दूंगा, या 15 सितंबर के आसपास में मैं आप लोगों को वो सारी चीज़ें भी अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है ना। अगली क्लास में फिर से हमारी आपकी मुलाकात होती है, और जहाँ पर इससे आगे की चीज़ों को हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलो फिर, थैंक यू।